नमस्कार, मैं एडवोकेट नीतू वर्मा द लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको सभी लोगों को पता है, कोविड का टाइम चल रहा है और ये महामारी चारों तरफ फैली हुई है। इसकी चपेट में सारे लोग आ चुके हैं। तो आज मैंने अपने चैनल पे सीनियर डॉक्टर डॉक्टर पंकज शर्मा जी को इनवाइट किया है, जो फोर्टिस हॉस्पिटल से हैं और न्यूरो और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आज हमें ये कोविड कैसे है, कोविड में क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर कोविड के बाद कोई पेशेंट आता है तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इन सभी बातों पे आज हमें ये बताएंगे। तो सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर पंकज शर्मा जी का। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी। दिनेश गुप्ता जी सीनियर एडवोकेट हैं और दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के सीनियर मेंबर भी हैं और हमारे नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के सीनियर एडवोकेट है। अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी सीनियर एडवोकेट है, प्लस वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हमारे साथ सीनियर लॉयर अनिल वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। तो आइए इन सभी बातों के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर पंकज जी, आप बताइए, स्टार्ट करिए। ओके, तो सबसे पहले तो जो भी मिसकम्युनिकेट हुआ टाइमिंग की वजह से और डिले हुआ, तो इसके लिए सॉरी। एंड जो है चीजें स्टार्ट हो गई हैं टाइम से, ठीक है, तो हम लोग उसको गो थ्रू करेंगे। तो मैडम ने बहुत कुछ बताया मेरे बारे में, तो थैंक यू सो मच नीतू मैम, आपने इतना कुछ बताया मेरे बारे में। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, सभी लोग का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने जो भी आपका शाम का टाइम आपने दिया मुझे और आप यहाँ पे आए। तो आज आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट इसके बाद से आपका कोई क्वेरी नहीं बचेगा कोरोना के लेकर। कोरोना क्या है, कोरोना कम हो गया है, आपको अच्छे से पता है, देख रहे होंगे धीमे धीमे ना उसकी ना जो भी केसेस ना धीमे धीमे कम हो रहा है। बट क्योंकि आपको अच्छे से पता है इट इज कम्युनिकेबल डिसीज, एक से दूसरे दूसरे तीसरे फैलता है, तो पता ही नहीं है कि कब ये और बढ़ेगा, कब ये और कितना बढ़ जाएगा, आपको उसकी समझ होना चाहिए। तो क्या है कि पानी गिरना स्टार्ट हो उसके बाद हम छत बनाना शुरू करें, वो सही तरीका नहीं होता। पहले ही छत बना के रखो सो दैट पानी ना आपके ऊपर ना आए। तो कोरोना के लिए आपको सबसे पहले के लिए उसकी समझ होना चाहिए कि कोरोना है क्या, ठीक है, और पहले से रेडी होना चाहिए, पहले से तैयार रहो, उसको बचा कर। क्योंकि ये इस बात से भी आप मना नहीं कर सकते कि जो पेशेंट्स ठीक हुए हैं ना, बहुत सारे पेशेंट ना घर पे ठीक है, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। और जो हॉस्पिटल गए हैं उनमें भी मतलब बहुत लोग बचा है, कोई नहीं बचा है। बहुत लोगों को खाली हार्ट अटैक से लोग मर गए, कोई स्ट्रेस से मर गया, कौन कैसे मरा हमें पता ही नहीं। हमें इसकी समझ ही नहीं कोई इंसान कैसे एक्सपायर हुआ हमें जानकारी हुई, और हम भी ना घर पे ही उनकी खबरें सुन सुन के खुद ही अपना परेशान कर। ये कहने मतलब यह है कि कोरोना क्या है ना, आपके इम्यून सिस्टम खेलता है, आपको परेशान करने की कोशिश करता है। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उसको कोरोना कुछ नहीं कर सकता, ये बात सबको समझ में होना चाहिए। इनफैक्ट जो वैक्सीन लग रही है वो कुछ नहीं कर रही है, आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है, एंटीबॉडी बना करके आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर रही है और आपको बचा रही है। कोरोना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा कौन सा बॉडी का पार्ट है जो अफेक्ट, वो है आपका लंग्स। लंग्स अफेक्ट होता है, इसीलिए ना लोगों का ना 10 दिनों का, 10 से 12 दिनों का कोरोना का पूरा कोर्स रहता है। 10 से 12 दिनों में लोग खत्म हो जा रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं। क्योंकि लंग्स में जब सांस ही बॉडी में नहीं जाएगा, आपका सांस ही, लंग्स ही काम नहीं करेगा। तो अगर 1 मिनट में अगर मैं दबा दूं ना, तो 5 मिनट के अंदर आपको डेथ हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, तो कोरोना तो पूरे लंग्स को बर्बाद कर देता है। इसलिए लोगों का HRCT का जो वैल्यू है, ठीक है, वो कभी 15 आता है, कभी 16 आता है, 25 टोटल, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 25 होती है, उसमें आपका वैल्यू आता है, कभी 17, कभी 18 आता है। तो यहाँ पे बात समझने की ये है कि हमको अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। तो दो चीज आपको समझ में आ गई, एक तो आपका लंग, दूसरा आपका इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम वीक होगा, दिक्कत बढ़ेगी। इनफैक्ट इम्यून सिस्टम के बाद से ना आपको कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको अच्छे से पता है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। हमारा सबसे पहला काम यह है कि हमें अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखना है, चाहे कुछ भी हो। अब इसके लिए उम्र उम्र मानते हैं, उम्र एक कंपोनेंट है, लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मान लीजिए एक इंसान की उम्र 70 साल की है, एक उम्र के इंसान 80 साल की है, और एक इंसान की उम्र 25 साल की है। दोनों में बहुत अंतर है, 25 साल और 70 साल में बहुत अंतर है। लेकिन 25 साल वाला बंदा ना एक्सेसिव डिप्रेशन में चल रहा है, हाईली एंजाइटी में चल रहा है, उसका काम नहीं चल रहा है, घर में कुछ कलह चल रही है, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। कहने मतलब ये है, अब जो 70 साल का बंदा है, वो पार्क जा रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, अच्छे से मॉर्निंग वॉक कर रहा है, घर में एक अच्छा सा माहौल हो रहा है। आप बताइए इम्यून सिस्टम किसका स्ट्रॉन्ग होगा, बच्चे को होगा, उस बुजुर्ग का होगा। आप लोग पार्टिसिपेट भी करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। एक बच्चा जिसकी 25 साल की उम्र है, मतलब बच्चा तो नहीं कहेंगे, इज एडल्ट एक्चुअली, इज ना मोर देन अ चाइल्ड। तो उसमें क्या है कि आप ये बताओ कि किसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वो 25 साल वाले का, 70 साल वाले का?
जानना चाहूंगी कि जैसे कोविड में जो पेशेंट रिकवर होके आए हैं, तो उन लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरीके से क्या और कैसे इम्यूनिटी बूस्टर या जो हमारे घर में बैठे हुए हैं लोग हैं, उनको मैं क्या-क्या एक्चुअली मतलब एक्सरसाइजेस वगैरह करनी चाहिए, थोड़ा-सा आप मुझे बताएँगे? मैं उसी पे बात कर रहा था, क्योंकि बेसिक्स पता होना चाहिए ना, तभी बात करने का फायदा है। एक्सरसाइज सोल्यूशन थोड़ी है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको कोरोना से बचाना कैसे। एक्सरसाइज पार्ट है, नो डाउट, प्रिवेंटिव केयर है, लेकिन बचाना कैसे। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि इम्यून सिस्टम उस बंदे का खराब होगा जिसकी 25 साल की उम्र है, क्योंकि उसने बहुत सोचा है। तो आपको ना उस चीज को स्ट्रॉन्ग करके रखना है। अब बात करते हैं बेसिक्स क्या है। बेसिक्स जो आपको ध्यान रखना है, बेसिक्स का ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस तरीके का कुछ इन्फेक्शन होता है या कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मैनेज कैसे करना है। तो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको टाइम नोट करना है। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने के लिए आपको टाइम नोट करना है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कितनी देर कर रहे हैं, कितनी देर होल्ड कर पा रहे हैं। अगर आप नॉर्मल तो सांस ले ही रहे हैं, लेकिन अगर टाइम को नोट कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि वो एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, नॉर्मल सांस तो हाँ भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, लेकिन टाइम होना है बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या ध्यान रखना है, सांस लेते समय अगर आपको दर्द शुरू हो जाए, जिस कंडीशन से जहां से भी आपको दर्द शुरू हो जाए, उसके बाद से आपको सांस नहीं लेना है। क्योंकि दर्द होगा, दर्द आपको ये बता रहा है कि भाई अब आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, आपको बचाने की जरूरत है। लोग क्या करते हैं, जिद्दी टाइप के लोग होते हैं, मतलब सांस में पेन लेने पेन हो रहा है, उसको ज्यादा और एक्सपेंशन करते हैं। ज्यादा एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको पेन बर्दाश्त खुद ही करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि दुख जो होता है ना वो खुद ही बर्दाश्त करना पड़ता है, उसको कोई साथ देने वाला नहीं है। तो आपको जहां से सीने में दर्द शुरू हो जाए, बस वहीं पे सांस होल्ड कर लेना है। आपका चेस्ट का वैल्यू उतना ही है, आपके चेस्ट की पावर उतनी है, इससे ज्यादा आप सांस नहीं ले सकते, तो उतना ही सांस लेना है। दूसरा क्या लगता है कि कोई भी एक्सरसाइज एक्सेजरेट ना करें। ऐसा नहीं है कि आज आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है और आप डॉक्टर ने बोला कि आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है, आपने क्या किया, एक्सरसाइज बढ़ा दी, आपने 100-200 बार 500 बारी कर ली, उससे क्या लगता है आप ठीक हो जाओगे? पॉसिबल ही नहीं। अगर आपका नी रिप्लेसमेंट हुआ है या आपका कोई चोट लगी है, घाव लगा है, उसको भरने में कम से कम 5 से 7 दिन लगता है, एक छोटे से घाव में। लेकिन जब आपका लंग्स में इम्पैक्ट हो गया तो सोचो कितना समय लगेगा। एक कोरोना की नॉर्मल रिकवरी में कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। जिस चीज में 1.5 से 2 महीने का समय लगता है, आप जरा इसको सोचो, उसको हम एक हफ्ते में ठीक नहीं कर सकते। जिसका टाइम जो दिया हुआ है ना, वो टाइम दिया हुआ है, हमने उसी टाइम पे ही काम करना है, उसके आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, तो 1.5 से 2 महीने लगता है ना, हमें नॉर्मल ब्रीदिंग ब्रीदिंग ब्रीथ इन एंड आउट करना है, एक्सेजरेट नहीं करना, क्योंकि एक्सेजरेट में आपको पेन शुरू होगा और आपको अकेले सफर। बातें बहुत कम करना है। लोग क्या करते हैं, जब कोरोना हो जाता है ना तो पूरा फोन उठा करके ना घंटों बात करते हैं। अच्छा, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, जब आप सो जाते हैं, सुबह सो उठते हैं, पूरा बॉडी फ्रेश रहता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका ना आप बात कम करते हो, आपकी एक्टिविटी कम होती है, आपके दिमाग में थॉट्स कम आते हैं, दिमाग में स्ट्रेस कम जाता है। जब आप बातचीत कर रहे हो तो बात अच्छी हो सकती है, बात खराब भी हो सकती है। अच्छी बात होगी तो ठीक है, गलत उठेगा, एनर्जी ज्यादा खराब होती है। जब मैं आप लोगों के साथ मीटिंग करता हूँ, जब मेरे 1.5 से 2 घंटे का वेबिनार होता है ना, उसके बाद मुझे पूरी रात चाहिए होता है अपने पूरी हेल्प करने के लिए, इतना समय मुझे लगता है। कहने का मतलब यह है कि कम बात करें, उतनी बात करें जितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने नोटिस किया, लोग बहुत लंबी लंबी बात करते टाइम होता है, तो वह बोले मुझे हेडेक शुरू हो गया, मेरे कान में दर्द शुरू हो गया, फिर आप ईएनटी वाले के पास जाते हैं, ईएनटी वाला बोलता है क्या क्या किया, कुछ पेन किलर देगा और आप ठीक हो जाओगे। अल्टीमेटली आपका नुकसान हुआ ना। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। और कफिंग रिफ्लेक्स को बचाना है। कफिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, एक बार जब आप खांसी करते हो ना, बार बार आपको खांसी आती है, तो कफिंग रिफ्लेक्स है जो आपको बार बार परेशान करता है। तो कोशिश करना है खांसी से बचे। लोग क्या करते हैं, थोड़ा बलगम आ जाएगा, तुरंत खांसना शुरू कर दें। उसपे मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि बलगम आपको बाहर कैसे करना है, उसको हफिंग और कफिंग कहा जाता है। कफिंग को बचाना है। खांसी आएगी, एक बार आएगी, बार बार आएगी और आपको ना पूरा बहुत तेज दर्द शुरू हो जाएगा। और ये सारी बेसिक चीजें हैं ना जो आपको ध्यान रखना है। रोलिंग कब करना है कब नहीं करना मैं आपको बताऊंगा। आज के एजेंडा जो टॉपिक है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे करना है, कौन कौन सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, बलगम को बाहर कैसे निकालना है उसकी टेक्निक सिखाऊंगा। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अगर आप बेड रेस्ट पे है ना तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस बनने का खतरा रहता है, उसको हम कैसे बचाएं आज मैं आपको बताऊंगा। और कुछ टेक्निक सिखाऊंगा। वैसे भी अब बताऊंगा चीजें आपको, डाइट कैसे लेना है, आपको खाना चाहिए, स्टीम कैसे लेना चाहिए, भाप सिकाई कैसे करना है, कब आपको भाप सिकाई लेना है, कब सिकाई नहीं लेना है। ब्लैक फंगस जो हो जाता है उससे आप अपने आपको किस तरह से बचा सकते हो, और ब्लैक फंगस की स्टडी कितनी अभी तक हुई है जिसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है। अभी मैं जैसे बहुत लोग अवेयर इस नहीं है ब्लैक फंगस के बारे में, वही चीजें हैं। हाँ बताइए, कंटिन्यू करिए सर। हाँ, तो मैं आपको ना एक छोटा सा ब्रीफिंग कर दूंगा एक्सरसाइज के बारे में। उसका मैंने यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक शेयर कर दूंगा नीतू मैडम को, वो आपको बता देंगे। उस वीडियो को देखिए और करिए। थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, सो दैट आप जब आप मेरा वीडियो देखेंगे ना तो आपको करने में बड़ी आसानी हो जाएगी एक्सरसाइज करने में। ठीक है, एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है आपको पहले वो समझना है। जब भी आप एक्सरसाइज करें, तो कुछ लोग बोलते हैं मुझे कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस हो गया, सीने में दर्द शुरू हो गया,
कोई बोलता है मुझे लंग्स में पेन होता है, कोई बोलता है मुझे सीने में दर्द होता है। कैसे आप इसको करेंगे डिफरेंशिएट कि आपको पेन किस चीज का हुआ है? और गलतियां हम क्या करते हैं एक्सरसाइज करने में, जो हम अननेसेसरी अनवांटेड ट्रिगर कर देते हैं अपने चेस्ट को। हम गलतियां कौन सी करते हैं? गलतियां ये क्या क्या करते हैं वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ गए और आपने ब्रीदिंग शुरू कर दी। क्या ब्रीदिंग स्टार्ट करने पहले आपने अपने बलगम को बाहर निकाला? क्या आपका जो स्पुटम है वो बाहर आया कि नहीं आया? आपके लंग्स क्लियर है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका जो वर्टिब्रा है, जो आपका ये जो चेस्ट है ना, चेस्ट के सामने जो आपका वर्टिब्रा केज है, या सॉरी जो आपका रिब केज, रिब केज का एक्सपेंशन पूरा है कि नहीं है? आप खुद सोचो, जिस लोटे में आपको पानी भरना है, अगर वो लोटा का साइज ही कम होगा ना, तो पानी कहाँ भरोगे आप? कहने मतलब ये है कि जो आपका थोरेसिक एक्सपेंशन होना चाहिए, थोरेसिक एक्सपेंशन नहीं होगा ना, तो ब्रीदिंग करने का फायदा नहीं। लंग्स कैपेसिटी आपकी बहुत ज्यादा है, लंग्स आपका एक्सपेंशन बहुत अच्छे से हो सकता है, लेकिन आप रिब्स उसको आने आ रही है, रिब्स प्रॉपर एक्सपेंशन करने से मना कर रही है, आप ब्रीदिंग सेट कैसे कर पाओ? तो थोरेसिक एक्सपेंशन सबसे पहले करना है। तो ध्यान रखना है, पहले सबसे पहले हमको बलगम को बाहर निकालना है, उसकी टेक्निक हमको पता होना चाहिए। थोरेसिक को एक्सपेंड करना है, उधर रिब का वर्क एक्सपेंशन होगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद बलगम निकालना है, फिर उसके बाद हफिंग कफिंग करना है बलगम निकालने के लिए, फिर आपको ब्रीदिंग सेट करना है। ये तरीका होता है ब्रीदिंग सेट करने का। तो कुछ पूछ रहा है? Anyone asking any question, please? You can ask me. डॉक्टर साहब, सर बीच में क्वेश्चंस भी पुट अप करेंगे बीच में। हाँ बताइए मैम। हाँ, जैसे कि जो हार्ट पेशेंट है वो ऑलरेडी उस पे है, ट्रीटमेंट में है, तो ब्लड थिनर्स वगैरह पे है, तो जैसे कोविड में कहते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो हार्ट पेशेंट को हम क्यों उस पे रखते हैं कि इनको ज्यादा इफेक्ट होने का, जबकि ऑलरेडी हम ब्लड थिनर्स भी ले रहे हैं, तो हम हायर रिस्क पे हैं क्यों है हार्ट पेशेंट? जैसे मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी सर्जरी हो चुकी है। मैम मैं एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो इस तरह से मैंने टॉपिक तैयार किया ना, ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं, बिटवीन सबको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, टॉपिक मेरा थोड़ा सा लेंदी है, मैंने बना रखा है, क्योंकि नहीं आपने कहा क्वेश्चन पुट कर सकते हो, तो मैंने करा है, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो मेरी ये कंसर्न है। हाँ, कंसर्न ये है, देखिए आपका, हाँ, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है मैडम, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। देखिए आप ब्लड थिनर तो ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है ना? आपका क्वेश्चन यही था ना कि आप हाई रिस्क में क्यों हैं, अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका? हाँ यही क्वेश्चन है सर, कि मैं ब्लड थिनर पे हूँ फिर भी मैं हायर रिस्क पे हूँ। मैम देखिए, ब्लड थिनर आपको दिया इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको डी डाइमर पहले कभी बढ़ा हुआ आया होगा, या आपकी पहले कुछ सर्जरी हुई होगी, या पहले कुछ आपका इंटरवेंशन इन्फेक्शन पहले से हुआ होगा, इसलिए आपको ब्लड थिनर पर रखा गया। मेरी आर्टरीज, तीनों आर्टरीज में स्टंट डले हुए हैं, पड़े हुए हैं ना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि फॉरेन थिंग्स आपके बॉडी में पड़ा हुआ है ना, तो क्लॉटिंग बनने का खतरा रहता है। इनफैक्ट बॉडी में आजकल कुछ भी शरीर में इनफैक्ट कुछ भी हो जाता है ना, तो क्लॉटिंग बनने का कंपोनेंट एक रहता है, तो क्लॉटिंग ना बने और जिसकी वजह से आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो, मतलब कि क्लॉट आकर के लंग्स में हार्ट में ना फंस जाए, जिससे आपको हार्ट अटैक पड़ जाए, तो क्या आप ऑलरेडी स्टेंट पड़े हुए हैं ना, उसको प्रिवेंशन के लिए आपको ब्लड थिनर दिया गया, तो दैट ना क्लॉट बनेगा ना आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है। आप इसलिए हाई रिस्क पे हो क्योंकि आप तो पहले से ऑलरेडी डायग्नोज है। आजकल तो जो हेल्दी लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं हो रखा है, वो बेचारे ट्रीटमेंट में, उन्हें प्रॉब्लम है, वो इमरजेंसी से गुजर रहे हैं। नॉर्मल हो जिन्हें कुछ नहीं था, नो डायबिटीज नथिंग, वो लोग एक्सपायर कर गए बिकॉज ऑफ दिस कोरोना, ठीक है? तो आपको तो ऑलरेडी पहले से डायग्नोज है, इसीलिए आपके साथ चीजों को थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर पे लेके चलना पड़ रहा है कि यू आर इन अ हायर रिस्क, ठीक है मैम? थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। रिक्वेस्ट टू मेंबर्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग की अनुमति हो तो अगर क्वेश्चन बाद में ले लें तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि मैं आपको बहुत एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, आप 2 घंटे में, मैं 2 घंटे बैठूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, आया हुआ है प्रॉपर टाइम आप लोग के लिए। ये मेरा तो प्रिविलेज है कि आज मैं सभी लायर को इस तरह समझा रहा हूँ, जिंदगी पहली दफा ऐसा हुआ कि मैं इससे मेरी मुलाकात हो, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो थोरेसिक एक्सपेंशन मैंने बताया, अब मैं आपको सिखाता हूँ टेक्निक, ऐसी कौन सी टेक्निक है जो हम पेरिफेरल, जो आपका बलगम भरा हुआ है ना, उसको हम सेंट्रल लेके आएंगे, जो आपके ना छोटे छोटे आपके एल्विलर साइड से फिर ब्रोंकियोल्स में, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी और ब्रोंकस में लेके आना है। उसके लिए आपको ना परकशन देना है। परकशन जो है ना फिजियोथेरेपी में पैसिव चेस्ट, परकशन जो है ना फिजियोथेरेपी में पैसिव चेस्ट फिजियो में आता है। हमने क्या करना है, बलगम को यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए ना कुछ दिमाग लगाना है। वो तभी हो सकता है जब हम थप थप करके इस बलगम को यहाँ पे लेके आए। वो मैं आपको टेक्निक सिखा देता हूँ, आपको ऐसे हाथ करने हैं, और करने के बाद जो मेल लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं ना, उनको क्या करना है, जो निप्पल है ना उससे 4 फिंगर नीचे करना है, और जो फीमेल है उनको बस
टुवर्ड्स ब्रेस करना है, नीचे बस जस्ट बिलो दी ब्रेस करना है, यहाँ पर छुपाना है। कैसे करना है देख लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सारे लोग करें, क्योंकि देखिए एक्टिंग देखना बड़ा आसान है, लेकिन लगता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन जब एक्टिंग खुद करो ना तो फिर नहीं हो पाती। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जहां भी बैठे हुए हैं आप धीमे धीमे प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। यूट्यूब में बहुत ज्ञान भरा हुआ है, वहां से देख सकते हैं आप। यहाँ पे आए तो खुद परफॉर्म करिए मेरे सामने, तभी उसका फायदा मिलेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, सब कुछ दिया हुआ है जगह, बट करिए। क्या करना है, ऐसे फीमेल जो होती हैं वो एपाइकल लोग को करें, एपाइकल लोग को करें और पोस्टीरियर लोग को करें। वो मिडिल लोग सच नहीं कर पाएंगे ब्रेस्ट की वजह से, ठीक है। तो आप यहाँ मारे और यहाँ करें, यहाँ करें, और हमेशा मूवमेंट ना डाउनवर्ड से अपवर्ड होना चाहिए। ये डाउनवर्ड है, इससे अपवर्ड होना चाहिए। उससे क्या होगा, जो बलगम आपका पूरा भरा हुआ है ना, ये यहाँ से सीधा प्राइमरी ब्रोंकस में आ जाएगा। और उसके बाद समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़े तो इसको बोलते हैं पर वाटरमेलन मत खाना अभी, ठीक है। नीतू मैम प्लीज म्यूट कर दीजिए, आप होस्ट कर रही हैं तो, या तो मुझे पोस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने परकसन करके ना इस बलगम को यहाँ पे ले आए, क्लियर हो गया। बलगम को यहाँ लाने के बाद हमने हफिंग और कफिंग करना है। हफिंग कफिंग क्या होता है, हमने कफिंग को बचाना है तो हफिंग करना है। अब मान लीजिए बलगम आपको यहाँ पे रखा हुआ है, आ गया, दो काम करेंगे आप, खांसी करेंगे, खांसी करेंगे तो दर्द होगा, या बार बार आपको खांसी आना शुरू हो जाएगी, तो आपको हफिंग करना है। हफिंग में क्या करना है, लंबी सांस खींचनी है, 3 सेकंड होल्ड करना है, और यहाँ पे अपने एल्बो पे फोर्सफुली एक्सप्रेशन करना है। ये नीड टू क्या बोलते हैं, आपको जो आपको एक्सपेल करना है ना, एक्सेल आपको ना फोर्सफुली करना है। करते ही आपको पूरा बलगम बाहर निकल जाएगा। एक तो आप खांसी से बच गए, बहुत बढ़िया दिनेश जी, बहुत अच्छा किया आपने। आपको मुंह फैलाना है, आपको मुंह फैलाना है। देखा होगा ना कभी रामायण महाभारत में राक्षसी होती है जो हनुमान जी को मुंह फैला के खाती है, तो आपको उतना मुंह फैलाना है। उसमें क्या होगा कि डीप करेक्ट, ये आप लोग सीख लीजिए, इन सबको सिखा रहा हूँ, इससे बहुत फायदा मिलेगा। देखिए मेरा जो आज का सेशन है ना, ये सांस से संबंधित है, और सांस जिंदगी का अभूतपूर्व, समझ सकते हैं क्या चीज है, इट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग। आज सीख लेंगे ना, आपकी जिंदगी भर काम में आए, जिंदगी भर काम में आपको आएगा। तो आज क्योंकि मैं ना बहुत ही एक कहते हैं देसी डॉक्टर, तो मैं देसी टाइप का बंदा हूँ, आपको वो सिखाऊंगा जो कहीं कहीं भी आपको कुछ सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब घर बैठे बैठे कर सकते हैं आप, चाहे ब्रीदिंग से कुछ भी, कुछ परचेज नहीं करना आपको। नहीं आ जाइए आप पल्मोलॉजिस्ट के पास, देखिए और क्या होता है, ठीक है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, फोर्टिस में एमआईसीयू में हेड था, इसलिए मैं आपको वहां का जो प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो आपने क्या किया, परकसन किया और करके बलगम बाहर निकाल दिया, क्लियर हो गया। अब बलगम बाहर निकल गया, इसका मतलब अब आपका लंग्स खाली हो चुका है, अब आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यू कैन परफॉर्म ऑल एक्सरसाइज बिकॉज द लंग्स इज क्लियर नाउ। अब क्या करना है आपको, अब थोरेसिक एक्सपेंशन करना है, मतलब जो वर्टिब्रा है ना, इसके स्पेस को बढ़ाना है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए 5 एक्सरसाइज होती है, मैं आपको सिखा देता हूँ। 5 में से जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको सही लग रहा है, आप किसी की ना सुने, आप किसी की ना सुने, जिसमें आपको कंफर्टेबल लग रहा है वो परफॉर्म करें, क्लियर है। तो पहली एक्सरसाइज होती है शोल्डर श्रगिंग में हम करते हैं। क्या करते हैं, जब कंधा हमारा ऊपर जाएगा तो सांस खींचेंगे, जब कंधा नीचे आएगा तो सांस छोड़ देंगे। कैसे, सावधान मैम, ठीक से बैठिए, हाथ को साइड में करिए, ऐसे आराम से, हाथ को साइड में रखिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रॉपर एटिकेट फॉलो करें। हाँ, देखिए सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार प्लीज करिए, इसको स्टार्ट करिए। होल्ड किया, होल्ड करना है, रेस्टिंग मेंटेन करना है, ये तो समझदारी है, ये थोड़ी करना है। एम्फाइजिमा, एस्थमा, ब्रोंकोट्रैक्टिस, निमोनिया, निमोथोरैक्स, जिनको भी प्रॉब्लम है ना, आज के सेशन उनके लिए रामबाण है, रामबाण। मैं समझा रहा हूँ, उनके लिए रामबाण है आज के सेशन, ऐसे कर लिया तो ठीक है। ये हो गया आपका नंबर 1 एक्सरसाइज। नंबर 2 एक्सरसाइज, हम शोल्डर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे क्लॉकवाइज, कंधे को पीछे से लेके गए, सांस लेते हुए कंधा पीछे आया। दिनेश जी गलत कर रहे हैं, आप कंधे को ऊपर ले गए। मैं
अरे आपने डांस देखा होगा ना माधुरी दीक्षित का, धक धक करने लगा, देखा ना, धक धक करने लगा, तो धक धक वाला ये करना है, ये नहीं करना है, धक धक करना है। समझ आ गया? दोबारा करेंगे और सांस फूकते हुए कंधे को आगे लेके आएंगे। चलिए सबको देखता हूँ। आज अच्छा हुआ यार की सेशन में लोग कम है, इतने सारे लोग होते हैं मैं समझा ही नहीं पाता लोगों को। बहुत मैंने अच्छा। सबको जोड़ा है बस जल्दी जल्दी। नहीं ठीक किया आपने, बहुत बढ़िया। हमारी एक कोशिश है बस एनजीओ की तरफ से, बाकी सभी लोगों का, शारदा जी हमारे साथ हैं, ज्योति जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ ये फारूक जी हैं, नहीं, दिनेश ठीक है, जी हैं, अच्छे और लोग हैं, कृष्णा शर्मा सबको जी देख हैं, सकता ये भी हूँ। बहुत डेडिकेटेड हैं। तो अब ये देखिए गमन साहब गलत कर रहे हैं। गमन साहब क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, पहले ही कंधे को पीछे खींच रहे हैं, तब सांस भर रहे हैं और फिर छोड़ रहे हैं। वो तो मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए हो गया, इट इज नॉट एक्सरसाइज। दोबारा देखिए सर, धक के धक करने लगा, तो धक में ये आ गया। हाँ देखा है ना माधुरी दीक्षित का, धक धक करने लगा, तो ये देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को आप ज्यादा हम नहीं खींच पा रहे, इसे खींचने के बाद रुक जा रही सांस। तो क्या तो कहीं ना कहीं आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, सर को बुलाने का यहाँ पर उद्देश्य यही है, क्योंकि अभी हम ना तो बाहर जा पा रहे हैं, ना ही हमारे पास कोई जिम है, ना हमारे पास कोई एक्सरसाइज का साधन है, इवन लोग वॉक भी नहीं जा पा रहे। तो घर पे बैठ के आप इन्हीं एक्सरसाइज के जरिए अपनी ब्रीदिंग का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है। बाकी आपको सर डॉक्टर बताएंगे। बताइए सर। 1 महीने पहले तो आपका सर, आपका ना, आपको वाइटल कैपेसिटी अफेक्टेड है। यू आर वेरी प्रोन फॉर द निमोनिया in prolong of time. Once you will be in exposure in any infection, you are more prone for the lungs infection. So get ready for that. So it's better to rehab your lungs. ठीक है सर, अपने लंग्स को रिहैब करिए। और आज का जो मीटिंग का एजेंडा एक और है, नीतू मैडम ने बिल्कुल सही समझाया कि आप लोग घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये इसके अलावा आपको ना पूरे ब्रह्मांड में कोई भी एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। पता आपको, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल एक्सरसाइज। एक भी एक्सरसाइज आपको बाहर नहीं मिलेगी। तो आप लोग इतना सीख जाइए ना कि अपने दादी को, मम्मी को, चाची को, काकी को आप उनको सिखा सकते, उनको आप ठीक कर सकते। ठीक है, ठीक है, आपको सीखना है, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा एकदम समझ में आ जाएगी। और सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि लोग प्लीज वीडियो ऑन कर लें यार। आप डॉक्टर के सामने भी अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे ना तो गलत बात। क्यों गलत बात है? एक डॉक्टर आपको सिखा रहा है, कैसे मैं आपको एग्जामिन करूंगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है? अब जब साहब गलत कर रहे हैं तो ऑल द मेंबर्स प्लीज पुट ऑन योर वीडियोस। नरेंद्र जी प्लीज पुट योर ऑन वीडियोस ऑन करिए प्लीज। उसको सब कुछ आता है। तनु जी प्लीज ऑन योर वीडियो ऑन मैम। इसने मैडम को नींद आ रही है, वेरी बेनिफिशियल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। नींद नहीं आ रही, मैं अभी एकदम आई हूँ, मुझे नीतू का कॉल आया, मैंने आते ही अटेंड करा है। I appreciate to you ma'am, I appreciate to you ma'am that you are very dedicated about, and especially Jyoti ji and Shada ji and Dinesh ji, I am very salute to all of you because you are very dedicated member to our team. Once again thankful. Please continue sir. अगर मैं डॉक्टर नहीं बनता ना तो मैं कॉमेडियन बनता, इसलिए मैं आप लोग को हंसाता रहता हूँ। मेरे जोक को ना बुरा मत मानिए सर। सब प्रोग्राम में कॉमेडी ही बन गए, कॉमेडी नहीं बन गए सर। ठीक है, तो मैं आपको एक बार जोक रेस्ट करूंगा, जब जोश में आ जाऊंगा तो माइंड मत करिएगा, क्योंकि ये बचपन से ना मेरा कॉमेडी वाला नेचर रहा है। अच्छा, एक मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, बाय टेक्निकल रीजन अगर हमारा सेशन क्लोज हो जाए तो प्लीज ज्वाइन अगेन विद इन हाफ एन सेकेंड या 1 सेकेंड। ओके सर? इनफैक्ट आज बहुत अच्छा होता है ना कि अगर आप लोग ना अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बताएं, बहुत भला हो जाता है। स्टार्ट सर। चलो दोबारा प्लान करेंगे, दोबारा करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमने क्या किया, बलगम को सबसे पहले यहाँ से निकाल करके यहाँ दे दिया, अब बाहर निकाल दिया। अब थोरेसिक एक्सपेंशन में हमने क्या किया, एक ये वाला किया, एक धक धक मूवमेंट किया, अब एक ये करते देखिए, चलिए कृष्णा मैडम गलत, ये थोड़ी ना करना है। देखिए ना हम क्या कर रहे हैं, देखिए ना, ये हाथ को सीधा लेके जा रहे हैं,
टू अ सीलिंग कर रहे हैं, वी आर डूइंग द टू अ सीलिंग मूवमेंट। द चलो सीलिंग मैं इज भी स्टार्ट अपसाइड, कर लेती हूँ। you need to just try to push, just have to touch your ceiling like this. अच्छा दोस्तों, आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, मेरी मजबूरी है कि जो मैं आपको बताना कि हाँ भाई मैं सांस फूंक रहा हूँ, आप लोग नहीं हाँ कर देना कि पता लगा अति आपको बाहर आ गया, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आपको कोरोना वाले पेशेंट को पता लगा लंग्स ही बोले किसके शरीर में आ गया। हमने रामदेव के सेशन को यहीं पे ऑनलाइन कर दिया, रामदेव जी भी बहुत खुश होंगे इस चीज को देख के। मिनट ये करना है। चलो सारे लोग करो। अब देखिए मैं माफी चाहूंगा, मैं कमेंट भी पास करूंगा आपको हंसाने के लिए। अब देखिए शारदा मैडम कैसे कर रही है, जो शारदा मैडम ऐसे कर रही है। अब इसमें क्या हुआ, ये मूवमेंट करने से इनको कास्ट्रोकॉन्ड्राइटिस बन जाएगा, यहाँ पे ना दर्द शुरू हो जाएगा। मैंने बताया साथ फुलाइए, ये करना है, बल ये करना है, ये। अरे हनुमान जी देखे थे कैसे राम भगवान को लेके गए थे बिठा कर कंधे में, यार ही भूल गए। बस वही पोस्टर करना है, जय श्री राम ऐसे रखना है, बस ये गजब। अब आप लोगों को उदाहरण सही दो ना तो समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, राम भगवान बना दिए तो एकदम आप लोग फिट हो गए। आगे बढ़े। दिस इज द पार्ट ऑफ thoracic expansion थर्ड स्टेज। नाउ वी आर गोइंग टू doing the next exercise। अब क्या करना है आपको, हाथ ऐसे करना है। अब क्या करना है, कुछ लोग क्या करेंगे, हाथ पहले ऊपर उठा लेंगे, सांस बाद लेंगे, गलत है। सांस को हाथ के साथ साथ लेके जाना, देखिए। अच्छा कुछ लोग स्मार्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जो लोग इस तरह जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना, उनका लंग्स कैपेसिटी कम है, उनका लंग्स में क्षमता नहीं बची है। आप समझ गए ना, धीमे धीमे लेके जाना। देखिए बिल्कुल आराम लेके जाओ। अब कृष्ण मैडम बहुत एकदम फास्ट फूड सेवन हो गया। देखिए हाथ इधर रखिए, देखिए हाथ आप बहुत जल्दी ऊपर लेके चलेंगे, गलत है। कृष्ण मैडम गलत किया आपने, हाथ तो बिल्कुल धीमे धीमे लेके जाइए, तभी तो पता चलेगा सांस को कितना होल्ड करना है। दोबारा करो, पता चल जाएगा। देखना मैं आधे लोग तो नहीं कर पाओगे, आधे लोग क्या करोगे, सांस यही सांस खत्म हो जाएगी। समझ जाना कि आपके लंग्स में दम नहीं है, जितना मुरब्बा खत्म हो जाएगा, आ रहे हो ना चरणप्राश, सब बेकार हो रहा है। फिजियोथेरेपी में योगा में यही डिफरेंस है। अच्छा आप लोग को ब्रीदिंग का भी पता चल जाएगा कि ब्रीदिंग एग्जैक्टली कितने सही है भी या नहीं है। और सही है तो सही कर लेंगे, हमारी कम है। अरे हमारी भाई साहब बढ़ाइए आज, ऐसा भी हो। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूँ, योगा में क्या होता है, आप मूवमेंट करते हैं। फिजियोथेरेपी में यू आर डूइंग क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मूवमेंट। देखिए ये सही तरीका। अब पता कुछ क्या करेंगे, गिनीज बुक अवार्ड मिलेगी उनको लिम्का अवार्ड, जीत गया वो लोग, एक राज्य जीत गया वो लोग। और आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वरमाला नहीं पहनानी है। कुछ लोग ना बड़े ऐसे आराम कर रहे हैं, सिक्कर को बता रहे हैं, आइए पहना दो वरमाला। अरे भाई साहब हाथ सीधा रखिए। ये कुछ लोग कथक कर रहे हैं ना, ये तातुल वो सब, भाई सीधा हाथ रखो। जितनी मुंह उतनी बातें है। देखिए तो इसमें दिनेश जी तो वरमाला पहना रहे हैं, अब ये किसको पहना रहे हैं भगवान जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे समझ में आ गया, ये हुआ, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं। अब हम देखिए, हमने बलगम को बाहर निकाल लिया, अब सीना हमारा एक्सपेंशन करा लिया, हमने वर्टिब्रल एक्सपेंशन कर दिया। अब लंग्स एक्सरसाइज कर सकता है, अब लंग्स को प्रॉपर स्पेस मिलेगा ब्रीदिंग करने का। और हम लोग क्या करते हैं, बाबा राम जी ने पता नहीं कहाँ हाथ लगा लेते हैं, इसे पता नहीं कैसे करके, इसे पता नहीं लोग क्या करते रहते हैं। यहाँ हाथ लगाएंगे, यहाँ कान में हाथ लगा लेंगे, सांस जाती नाक से, कान में हाथ लगा लेते हैं, भगवान जाने क्यों लगा लेते हैं। तो ठीक है, सबका अपना अपना विधा है, लेकिन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक यू ट्राई टू लर्न द एग्जैक्ट क्लिनिकल बेस्ड फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस जो हम लोग पेशेंट को आईसीयू में कराते हैं। सम पीपल्स डूइंग रॉन्ग थिंग्स। अभी जैसे स्टीमिंग का है, ये लोगों को नॉलेज नहीं होती है, इवन एक्सरसाइजेस के बारे में भी नॉलेज नहीं होती है, कि जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है।
तो वही चीज है कि करेक्ट बिल्कुल सही एक्सरसाइज भी करना जरूरी होता है। बताइए सर, कंटिन्यू। ठीक है, अब सांस लेने की एक्सरसाइज करते हैं। सांस खींचने का देखो, जो हमारा लंग्स होता है ना, वो 2 मूवमेंट परमिट करता है। सांस है तो ले सकते हो, ये सांस छोड़ सकते हो, इसके अलावा कुछ कर सकता है क्या? ये तो नहीं कि आपने बोला चले मेरे को चाय बना के दे दिया, लंग्स गया चाय बना के लिया है, ऐसा होता है क्या? या तो सांस आप ले सकते हो, ये सांस छोड़ सकते हो, ये हो सकता है ना। तो डीप ब्रीदिंग इनहेल और एक्सहेल कर सकते हो। तो हमारी जितना हमारा खेल होगा ना, जितना हमारी कलाकारी होगी ना, वो 2 चीज होगी, इधर यू आर टेकिंग इनहेल और एक्सहेल। तो हम पहले बात करते हैं सांस लेने की एक्सरसाइज। ध्यान समझ लीजिए, तो अभी लोग कंफ्यूज कर जाओगे आप लोग। हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं सांस लेने वाली। आई होप पुअर नेटवर्क टू विच कैन नॉट स्विच ऑन द वीडियो, कोई बात नहीं, चलेगा। क्या करना है, सांस लेने में क्या करना है? अब नंबर आगे टाइम नोट करने। सांस तो नॉर्मल ले ही रहे हो, लेकिन जब आप टाइम नोट करना शुरू कर देते हो ना, तो वही सांस लेने ना ब्रीथिंग एक्सरसाइज में बदल जाता है। क्लियर है? जब हम टाइम नोट करना शुरू कर देते हैं, कैसे देखिए, मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस को 5 सेकंड तक खींच पाया, ये है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो सांस लेने एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको धीमे धीमे सांस खींचनी है। कैसे कैसे करना है? सांस को नॉर्मल लीजिए, टाइम नोट करिए, देखिए ले लिया। अब आप ये देखो कि कितने सेकंड तक सांस खींच पाए आप। कुछ लोग का जिनका लंग कैपेसिटी नहीं होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि जिसमें आपको सेकंड्स में ही ये पता करना कि कितने सेकंड्स में आप सांस को खींच के रख सकते हैं। ये तो हमें, हाँ, ये बहुत ही बेटर एक्सरसाइज है। लंग्स खराब होगा ना, जिनका लंग्स खराब होगा वो क्या करेंगे, वो 2 सेकंड से कर ही नहीं पाएंगे। आप लोग खुद चेक कर लो अपना क्या लंग्स है। समझ में आ गया? ये हुआ नंबर 1। नंबर 2 में क्या करना है, सांस को जिगजैग लेना है। कैसे? अब फूकना नहीं है, एक ही सांस को, देखिए कपालभाति क्या होता है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं एक ही सांस को बार बार ब्रेकअप में ले रहा हूं। कैसे? देखिए, तो हाथ नहीं खाना, मैं तो बता रहा हूं ताकि आपको दिखाई पड़े कि हाँ मैं सांस ले रहा हूं। एक ही सांस में जरा सांस लीजिए आप लोग, कितने हिकअप में ले पाए, कितने जिगजैग में ले पाए, करो जरा, बताओ जरा, सब लोग करके दिखाओ मुझे एक बार। तीन बार में ले पाए। आ गया है? 3 बार में मिनिमम 7 होना चाहिए। अगर जिसका 7 है वो समझे कि उसका चेस्ट नॉर्मल है, और जिसका 3 है 2 है तो समझ जाना बस लंका जो है, बस समझ जाओ क्या होने वाला है। इसलिए लंका रिहैब कर लो। मैंने डर के मारे 6 बताओ 7 ही हो गए। वो ये मत करना कि सांस ना लो, खाली ऐसे चेहरा हिला लो, बोले मैं तो 7 हो गया मैं तो। आगे बढ़े, ये हुआ सांस लेने की एक्सरसाइज। अब मैं बताता हूँ सांस छोड़ने की एक्सरसाइज। सांस छोड़ने की एक्सरसाइज में क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। एक प्रोटोकॉल है अगरबत्ती का, ये बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। पहले तो आप अगरबत्ती लीजिए और अगरबत्ती को जलाइए, और उसके बाद भगवान को याद करिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग भगवान को भूल चुके हैं। सर नॉट ऑल, बट इस कोविड में सबको याद आ गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। नहीं सब लोग लड़ाई करते रहते हैं, तुमने ऐसा कर दिया, तुमसे बात नहीं करेंगे। जाओ, ये अगरबत्ती है, अगरबत्ती का धुआं ऊपर उड़ता है, सबको पता है। हमने क्या करना है, एक बार लंबी सांस लेना है, पूरा फेफड़े को भर लेना है, इस धुएं को सीधे फूकना है। शर्त यह है कि धुआं दिखाई देना चाहिए। अगर जोर फूकोगे धुआं दिखाई नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो मैंने सांस भरा, और अगर जोर फूकोगे धुआं दिखाई नहीं पड़ेगा, धीमे फूकोगे धुआं ऊपर चला जाएगा। तो आपको लिमिटेड फ्लो में सांस फूकनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं द लीगल राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की समस्त टीम का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आज बुलाया और लोगों तक यह बताने की कोशिश करी कि आप कोरोना में कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं। मैंने आज कोविड के समय और उसके बाद सबसे ज़रूरी ध्यान रखने वाली बातों पर बात करी है। इस चीज़ के लिए मैं नीतू मैडम का अलग से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने यह ऑनरशिप ली और जिनकी वजह से यह संभव हो पाया। आप सभी आए, मुझे सुना, मुझे टाइम दिया, इस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच।